Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study shortcomings of League of Nations. ठीक है कि लीग ऑफ नेशंस की क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थी. ठीक, अब वो जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनके अंदर एक तो है उसकी स्पेसिफिक शॉर्टकमिंग्स. ठीक है, स्पेसिफिक शॉर्टकमिंग्स. तो स्पेसिफिक शॉर्टकमिंग्स के अंदर मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि कुछ डिस्प्यूट्स थे. जैसे आपने सक्सेस के अंदर ये देखा कि जो वो डिस्प्यूट्स कौन कौन से थे उसकी अचीवमेंट्स में जो कि उसने सॉल्व किए. तो इसी तरह शॉर्ट कमिंग्स के अंदर आप ये देखेंगे कि वो कौन से थे, वो कौन से डिस्प्यूट्स थे जो उसने सॉल्व नहीं किए. तो कल हमने कौन कौन से डिस्प्यूट्स पर पढ़े थे. एक तो पैराग्वे एंड बोलीविया का था, पैराग्वे वर्सेस बोलीविया. एक ये था, ये आप स्पेसिफिक में लिखेंगे. ठीक है, ये आप किस में लिखेंगे, स्पेसिफिक में. तो पैराग्वे एंड बोलीविया का था जो कि अनरिजॉल्व रह गया. और दूसरा जो आपने कल पढ़ा था टेशन इंसिडेंट, जिसमें पोलैंड ने टेशन को सीज कर लिया था. और ये जबकि जो लिथुआनिया था वो भी इसकी ये लेना चाहता था. टेशन एक था इंसिडेंट, तो एक ये भी इसका बहुत बड़ा फेलियर था. और फिर टेशन इंसिडेंट के बाद जो नेक्स्ट था थर्ड, दैट वाज विल्ना. ठीक है, विल्ना डिस्प्यूट, स्टेट ऑफ विल्ना का जो डिस्प्यूट था. अब ये तो जो था ये तो पोलैंड एंड लिथुआनिया के उसका था ना. और जबकि विल्ना जो था, सॉरी, ये पोलैंड एंड चेकोस्लोवाकिया के दरमियान था. और ये पोलैंड एंड लिथुआनिया के दरमियान था जो कि लीग ऑफ नेशन वाज फेल टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट. और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट, हाँ, एक और था कि अटैक ऑफ नंबर 4 रोहर वैली. ठीक है, जो फ्रांस ने और बेल्जियम ने रोहर वैली पे अटैक किया तो उसको ये विड्रॉ नहीं करवा सके. 5 था मंचूरियन इंसिडेंट. ठीक, मंचूरियन इंसिडेंट में क्या हुआ था कि जापान ने ऑक्यूपाई कर लिया था मंचूरिया को, उस पर अटैक कर लिया था. और उसके अलावा 6 आपने देखा था इटालियन अटैक ऑन एबेसिनिया. इटालियन अटैक ऑन एबेसिनिया, प्रेजेंट एथियोपिया. ये एक था जो इट वाज अनरिजॉल्व्ड. और उसके अलावा एक और भी डिस्प्यूट था. आई थिंक मंचूरियन था, रोहर वैली था, विल्ना था. हाँ, कल हमसे एक मिस हो गया था और वो था आपका स्पेनिश सिविल वॉर. स्पेनिश सिविल वॉर, ये भी स्पेनिश के अंदर सिविल वॉर चल रही थी और फॉरेन जो फंडिंग है वो हो रही थी इनको, स्पेनिश सिविल वॉर. अब जो स्पेनिश सिविल वॉर है उसके अंदर क्या था, स्पेनिश सिविल वॉर के अंदर 17 जुलाई 1936 में आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ब्रोकआउट हो जाता है स्पेनिश के जो रिपब्लिकन्स हैं, तो लेफ़्ट विंग गवर्नमेंट ऑफ द स्पेन उनके अगेंस्ट. ठीक है, एंड नेशनलिस्ट जो थे राइट विंग्स, वो लेफ़्ट विंग एंड राइट विंग थे. ठीक है, एक ये यहाँ से लेफ़्ट विंग एंड राइट विंग, ये रिपब्लिकन्स थे और ये थे नेशनलिस्ट. ठीक है, लेफ़्ट विंग और राइट विंग जो रिपब्लिकन्स और नेशनलिस्ट थे उनके अगेंस्ट ये डिस्प्यूट जो है ये सामने आ जाता है. और जो ये नेशनलिस्ट हैं इनको फ्रांस की तरफ से असिस्टेंस मिल रही होती है. ठीक है, रिबेल्स को. और फ्रांस की तरफ से हिटलर एंड मुसोलिनी कंटिन्यू टू एड जनरल फ्रैंकोस नेशनलिस्ट. और ये जो नेशनलिस्ट थे इनके अंदर कौन था, जनरल आर्मी का जनरल फ्रैंको. ठीक, अब ये जो जनरल फ्रैंको था, सॉरी, जनरल फ्रैंको,
जनरल फ्रैंको को असिस्टेंस किसकी तरफ से मिल रही थी? फ्रांस की तरफ से भी मिल रही थी और साथ में हिटलर की तरफ से भी और मसलिनी की तरफ से, यानी इटली और जर्मनी की तरफ से इसको मिल रही थी। और लीग ऑफ नेशन ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो ये वॉर थी। आगे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यानी कि एक तरफ से इंटरफेरेंस हो रही थी लेकिन लीग ऑफ नेशन इसको सॉल्व नहीं किया। तो ये थे 7 इसके स्पेसिफिक इंसिडेंट्स हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं। पैराग्वे वर्सेस बोलीविया, टेशन इंसिडेंट, विल्ना डिस्प्यूट, रोहर वैली, मंचूरियन इंसिडेंट, इटालियन अटैक ऑन एबिसिनिया, स्पेनिश सिविल वॉर। तो ये एक तो अनरिजॉल्व डिस्प्यूट भी थे एंड दीज वर स्पेसिफिक फेलियर्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन। नाउ कम टूवर्ड्स द जर्नल शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन। अच्छा, जो जर्नल अब जो हैं शॉर्ट कमिंग्स हैं लीग ऑफ नेशंस की, वो कौन कौन सी थी? पहले तो आपने स्पेसिफिक पढ़ी ना, अब आप देखेंगे जर्नल शॉर्ट कमिंग्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। शॉर्ट कमिंग्स में स्पेसिफिक पहले थी और अब हैं जर्नल। अब ये जो जर्नल शॉर्ट कमिंग्स हैं इसके अंदर पहली आ जाती है डोमिनेटेड बाय इंग्लैंड एंड फ्रांस, ठीक है। डोमिनेटेड बाय इंग्लैंड एंड फ्रांस। अब डोमिनेटेड बाय इंग्लैंड एंड फ्रांस का मतलब ये है कि इट वाज बिलीव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस दैट the League of Nations is dominated by England and France. This was because both the states were major members of the League of Nations in the absence of the other powers. So the other members looked at it as a subordinate agency to the aspiration of England and France, ठीक। तो ये क्या करते थे कि इंग्लैंड एंड फ्रांस जो हैं, क्योंकि ये मेजर पावर्स थी, दे गॉट इंडिपेंडेंस दे गॉट विक्ट्री इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की विक्ट्रियस नेशंस थी, ठीक। तो जब इन्होंने विक्ट्री ली तो क्योंकि यूएसए ने तो ज्वाइन ही नहीं किया, यूएसए भी था, जर्मनी जो है वो बुरी तरह से टूट चुका था। इंग्लैंड एंड फ्रांस अब ये क्या करते थे कि ये अपने जो इंटरेस्ट है वो परस्यू ज़्यादा करते थे, ठीक है। जैसे आपने स्पेसिफिक शॉर्ट कमिंग्स से पढ़ा कि वो जो स्पेसिफिक शॉर्ट कमिंग्स के अंदर जैसे विल्ना का क्राइसिस था, बोलीविया एंड पैराग्वे था, या स्पेनिश सिविल वॉर थी, इनके अंदर इनका कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं था तो इन्होंने इस डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं किया। इनके जहाँ जहाँ पे इंटरेस्ट होते थे वहाँ वहाँ पे ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर देते थे, अदरवाइज़ उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, दूसरी चीज़ थी इनके एटीट्यूड। एक तो ये डोमिनेटेड थी और दूसरी बात क्या थी? एटीट्यूड ऑफ फ्रांस एंड इंग्लैंड। अब जहाँ तक इनका एटीट्यूड का कंसर्न है, एज बोथ स्टेट्स became the members, they did not change their caused world war policies. Both League of Nations fulfilling their own interest. France had the fear of the great giant neighbor in preparedness. अब जो फ्रांस है उसका जो नेबर है फ्रांस, बिकॉज इट इज़ एट द वेस्ट ऑफ जर्मनी, ये जर्मनी के बिल्कुल वेस्ट में है, इसकी बाउंड्री टच होती है और जर्मनी के साउथ से इसकी बाउंड्री जो है वो टच होती है। और इस वजह से ये डर था कि जर्मनी दोबारा से अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है वो ज़्यादा ना कर दे, ठीक है, अपनी मिलिट्री बढ़ा ना दे। तो जर्मनी की मिलिट्री बढ़ाने से पहले क्या किया, फ्रांस ने अपनी मिलिट्री बढ़ानी स्टार्ट कर दी। अब फ्रांस ने जब अपनी मिलिट्री बढ़ानी स्टार्ट की तो बैलेंस ऑफ पावर गॉट डिस्टर्ब, ठीक है, क्योंकि फ्रांस जो है ये ज़्यादा कर रहा था, दूसरी तरफ जर्मनी का जो मिलिट्री थी वो बहुत ज़्यादा कम थी और ग्रेट ब्रिटेन ने भी अपनी फोर्सेस जो हैं वो कम की हुई थी। तो इस तरह से फ्रांस जो है इट वाज गेटिंग पावरफुल। और तीसरा जो इसके अंदर था वो ये था कि नेशनल पैट्रियटिज्म एंड डिक्टेटरशिप। ये एक बहुत ही सिंपल सा है, नेशनल पैट्रियटिज्म एंड डिक्टेटरशिप। अब नेशनल पैट्रियटिज्म एंड डिक्टेटरशिप के अंदर ये है कि देखें, जब कंट्री के अंदर मिलिट्री डिक्टेटर्स आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी जो पैट्रियटिज्म लेवल है वो लोगों का बढ़ा देते हैं, ठीक है। और ठीक, अब ये जो जर्मनी के जैसे एग्ज़ाम्पल, बेस्ट एग्ज़ाम्पल इसकी आप
है, ये है एक तो जर्मनी है, ठीक है। जर्मनी के अंदर कौन था? हिटलर। और उसके अलावा इटली, इट इज़ अनदर एग्जांपल। और फिर इन तीनों ने अटैक भी कर दिया था आगे। इटली के अंदर कौन था? मसोलिनी। और तीसरा है जापान। जापान के अंदर कौन था? हिरोहितो। ही वॉज आल्सो डिक्टेटर। तो ये जो डिक्टेटर्स थे, इन्होंने क्या किया कि अपनी पावर्स को बढ़ाना शुरू कर दिया, और प्लस इन्होंने अटैक कर दिया। जर्मनी ने बल्कि जर्मनी ने पहले नहीं किया था, सबसे पहले इटली ने किया था। इटली ने अटैक कर दिया उस पर, एबेसिनिया पर। और जापान ने किस पर अटैक किया था? मंचूरिया पर, ठीक है। जापान ने मंचूरिया पर अटैक कर दिया। और ये इसने क्या किया कि ये अपनी कंट्री में जो नाजीज़म लेकर आया था, जर्मन्स आर सुपीरियर, जर्मन्स आर सुपीरियर। और दूसरी बात ये कि अपनी जो एयर फोर्स है वो भी बढ़ा दी, मिलिट्री भी बढ़ा दी 1930s के बाद, ठीक है, आफ्टर 1930s। एक तो इस वजह से लीग ऑफ नेशन फेल होगी, और दूसरी बात ये कि अबिसिनिया पर जब अटैक किया, जब इसे अबिसिनिया को डिवाइड भी कर दिया इन्होंने। और तीसरी चीज़ ये थी कि जापान ने जब मंचूरिया पर अटैक किया और इसे जब कहा कि ये विड्रॉ करे, तो इसने लीग ऑफ नेशन से विड्रॉ कर दिया था। तो इनका पेट्रियटिज़म लेवल इतना ज़्यादा था कि ये अपने आप को सुपीरियर समझते थे, और दूसरों पर जब इन्होंने अटैक किया तो अटैक करने के बदले में क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशंस फेल होगी। उसके बाद कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी के अंदर ये है कि इनके पास कोई इफ़ेक्टिव कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था, ठीक है। नो इफ़ेक्टिव सिस्टम फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी। कुछ ट्रीटीज़ इन्होंने साइन किए थे, लेकिन वो जो ट्रीटीज़ हैं वो भी ज़्यादा देर तक चल नहीं सके, और इटली, जर्मनी और उसकी जापान की एग्रेशन की वजह से कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम भी फेल हो गया, क्योंकि जब जापान ने इन पर अटैक किया तो बदले में लीग ऑफ नेशंस की तरफ से कोई भी एक्शन, नो एक्शन टेकन बाय लीग ऑफ नेशंस। और प्लस जैसे आज अब तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास नेटो फोर्स है ना, तो उस टाइम पर उनके पास कोई भी ऐसी फोर्स नहीं थी जो इनके अगेंस्ट में एक्शन लेती। तो उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसकी फेलियर की वजह है, फिफ्थ वन वाज नो इकोनॉमिक सैंक्शंस, ठीक है। नो इकोनॉमिक सैंक्शंस, कोई इकोनॉमिक सैंक्शंस इन्होंने नहीं लगाए, ठीक। जैसे अब आज के टाइम में अगर कोई भी स्टेट एग्रेसिव होती है तो उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस जो हैं वो लगा दिए जाते हैं, लेकिन उस टाइम पर कोई ऐसे इकोनॉमिक सैंक्शंस इन्होंने इम्पोज नहीं किए जिसकी वजह से वो फेल नहीं हुई। और सिक्स ये है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में यू हैव सीन के जर्मनी वॉज ट्रीटेड विंडिक्टिवली, ठीक है। जर्मनी को बहुत ज़्यादा विंडिक्टिवली ट्रीट किया गया था। जर्मनी से सारी उसकी जो पावर थी वो ले ली गई थी, एरियाज़ भी ले लिए गए थे, और प्लस ये भी कहा गया कि ये जो अपनी मिलिट्री है वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं रख सकता। राइनलैंड को भी डीमिलिटराइज कर लिया, और उसके अलावा राइनलैंड को इंटरनेशनलाइज कर दिया, तो जिसकी वजह से जर्मनी जो है वो रिवेंजफुल हो गया, और फिर हिटलर ने इनके जितने भी ट्रीटीज़ थे उनको वायलेट कर दिया इन 1936। अच्छा, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर ये है वन, हाँ, फेलियर इन डिसआर्मामेंट एंड गैप इन द ब्रिज। फेलियर इन डिसआर्मामेंट, 6 के बाद फेलियर इन डिसआर्मामेंट। अब जो डिसआर्मामेंट ये करवा रहे थे फ्रांस, इसकी जो मेजर पावर थी दैट वाज फ्रांस, ये आर्मामेंट ज़्यादा कर रहा था, जिसके बदले में जर्मनी, इटली एंड जापान ने भी अपनी जो पावर्स थी वो ज़्यादा कर दी।
और उसके अलावा जो था गैप इन द ब्रिज 8, इसका जो फेलियर था गैप इन द ब्रिज, ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो सुपर पावर था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी था, तो ज़्यादा पावर इसके पास थी और इसी की असिस्टेंस से बाकी कंट्रीज़ भी चल रही थी। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ही डिडंट जॉइन लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, इसने लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन नहीं किया। तो इसका मतलब है कि जो एक ब्रिज बना था उस ब्रिज के दरमियान में एक गैप रह गया जिसको कोई भी फुलफ़िल नहीं कर सकता था। तो इस वजह से जो लीग ऑफ नेशन है इट गॉट फेल, ठीक है। फर्स्ट इट वाज डोमिनेटेड बाय इंग्लैंड एंड फ्रांस, सेकेंडली एटीट्यूड ऑफ फ्रांस एंड इंग्लैंड, thirdly dictatorships and national patriotism, fourth was collective security, and fifth was no economic sanctions, sixth was Treaty of Versailles and revengeful behavior of Hitler, and 7 was failure in the disarmaments, and 8 was gap in the bridge. So these were the general shortcomings, ठीक है, of the League of Nations.